देखें जी इधर, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कल का और आज का टॉपिक सेम है, सिवाय इसके कि कल हमने एंगल को फिक्स कर दिया था जीरो पे। बस आज सिर्फ इतना कह दें कि हर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा, सारे इधर देखें। ये वही कर्व ड्रॉ किया मैंने, कोई नई कर्व भी ना ड्रॉ करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें आप, वही कल वाला काम, डिवाइड होल पाथ इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स कहते हैं इसको। ये लेंथ एलिमेंट फिर आपको याद रहेगा तो हर जगह पर यही इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमने तमाम पाथ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है। अब हर लेंथ एलिमेंट पे आपने क्या करना है, एक मिनट ना। अब हर लेंथ एलिमेंट पर यह भी शो करना है कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी कर्व के गिवन पॉइंट पर किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस पॉइंट का। तो ये आपकी फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3, ये फोर्स F4 और इसी तरह ये फोर्स Fn। Fn कहते हैं इसको बस फाइनली। तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट डेल x1 के साथ एंगल बना रही है θ1। एवरेज फोर्स है F1, यहाँ पे एवरेज फोर्स है F2 जिसका एंगल है θ2 और उसकी डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट डेल x3 पर एंगल है θ3, फोर्स है F3। इसी तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा xn, बनने वाला एंगल θn और यहाँ पे एवरेज फोर्स Fn। तो अब देखिए आपने वही किया, पहला स्टेप डिवाइड होल पाथ इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, डेल x1, डेल x2, डेल x3 अप टू डेल xn। दूसरा आपके पास तमाम एरिया एलिमेंट्स पर क्या कैलकुलेट कर लें, एवरेज फोर्स, जैसे कल कैलकुलेट की थी ना। बस वही प्रोसीजर है, आपने सिर्फ यहाँ पे आज डायग्राम में मेंशन करना है, कल हम उसे सीख चुके हैं। थर्ड स्टेप, हर लेंथ एलिमेंट पर एवरेज वर्क निकालें। तो बताइए यहाँ पे एवरेज वर्क डन डेल्टा W1 किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड डेल x1 फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओपन करिए, से क्या लिखेंगे, F1 डेल x1 cos θ1, ठीक है। So del W1 is equal to F1 del X1 cos θ1. Similarly, del W2 is equal to F2 del X2 cos θ2। इसी तरह W3 is F3 del X3 cos θ3। इसी तरह delta Wn is Fn del Xn cos θn। Total work done will be calculated by adding all the work done. So total work done W is del W1, del W2, del W3 plus up to plus del Wn। और अब अगर वैल्यूज पुट करें तो इट इज F1 del X1 cos θ1, F1 del X1 cos θ1 plus F2 del X2 cos θ2 plus F3 del X3 cos θ3 plus up to plus Fn del Xn cos θ। किस चीज की आवाज,
अच्छा, अब इसको समेशन ऑपरेटर से रिप्लेस करें। आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई डेल एक्स आई कॉस थीटा आई। और ये इक्वेशन कब वैलिड होगी? जब इसमें एफ आई क्या रहे? कांस्टेंट रहे। जबकि एफ आई क्या है? हर लेंथ एलिमेंट पर एक्ट करने वाली एवरेज फोर्स, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। इसलिए फाइनली अगर आप इसको मजीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एफ आई डॉट डेल एक्स आई। ये आपके पास वर्क डन बाय फोर्स ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कल के और आज के टॉपिक में इतना फर्क है कि अब बस मैं यहाँ से कॉस थीटा मिटा दूं, बिल्कुल एग्जैक्टली कल वाले टॉपिक की शेप बन जाएगी। वो हमने कल सीख लिया था ना कि हम डिवाइड करते हैं लेंथ एलिमेंट्स में, फिर उसके ऊपर एवरेज फोर्स। तो कल हमने सीख लिया था, इसलिए हमने आज वो प्रोसेस रिपीट नहीं किया। और अगर आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो नोट्स में भी सिर्फ थ्योरेटिकली मेंशन्ड है कि इस तरह एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लें। समझ आई? एक्चुअल में एवरेज नहीं कैलकुलेट की, बस बता दिया है कि F1 एवरेज है, F2 एवरेज है, F3 एवरेज है। जहाँ जहाँ आसानी मिले ना बस आसानी लिया करो और मज़े किया करो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टास्क है वो ये कि टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड ईयर में ये याद रखें, सेकेंड ईयर में ये आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीजें बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, what is gravitational field in first year, what is electric field in second year, what is gravitational field intensity in first year, and what is electric field intensity in, इसको भी सीखें, वो आप लोगों को याद होगा। हाँ, वो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन अभी हम जब डिफाइन करेंगे तो इंटेंसिटी की टर्म में, जैसे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो द रीजन अराउंड अ मास वेयर इट कैन अट्रैक्ट another mass is called its gravitational field। कि अगर हमारे पास एक मास है और उसकी सराउंडिंग में एक और मास को लाया गया, उसने उसे अट्रैक्ट किया, तो फिर वो रीजन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम अर्थ को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमारा मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पर अर्थ ही है, तो अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन जहां पे अर्थ दूसरी बॉडीज को, दूसरे मासेस को अट्रैक्ट कर सके, उस रीजन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहते हैं। फर्ज कीजिए ये वो फाइनल रीजन है, इसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर ये उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इट इज अ रीजन around earth where it can exert force on other masses। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एफ जी इज इक्वल टू एम जी, नहीं? अच्छा चलो ऐसे लिख दो फिर, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर में मैं ये स्मॉल आर स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है? उसमें होता ये है कि ये जो आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो है ये हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और इन दोनों का सम आर प्लस एच। तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल नोटेशन आर इस्तेमाल की है। इससे आपको ये पता चला होगा कि अगर मैं ये एम उधर कर दूं तो एम की जगह पे एम है, एफ की जगह पे एफ है, तो जी की क्या वैल्यू है? जी एम बाय आर स्क्वायर। ये जी का वो फॉर्मूला है जो आप लोगों को नहीं पता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अभी इसको देख भी लेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो वाहिद पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी? सेंटर ऑफ द अर्थ। फोर्स कहां से लग रही है? सेंटर से लग रही है। तो जब बॉडी सेंटर पे पहुंचेगी तो फोर्स, लेकिन अर्थ के सेंटर पे कोई नहीं जा सकता। अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकता कोई?
क्योंकि अर्थ से 50 किलोमीटर नीचे आग ही आग है और लावा है ना पूरा। वहाँ पे जितने भी फेराइट्स हैं, आयरन कोर्स हैं, वो दे आर लाइक बर्निंग लाइक एनीथिंग। और साइंटिस्ट कहते हैं वो जो आया था ना कि क़यामत जब आएगी तो समंदरों में भी आग लग जाएगी, तो साइंटिस्ट कहते हैं ग़ालिबन ये वही आग है ज़मीन के नीचे। अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन पहाड़ों को उठा लेंगे, बिल्कुल ज़मीन प्लेन हो जाएगी, तो समंदर भी उनमें आग लगी होगी, तो कहते हैं ये वही आग है जो इन समंदरों को निगल जाएगी। और फिर वो कहते हैं ये होगा भी इसलिए होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल है और ऑक्सीजन बर्निंग में मदद कर रहा है। तो एक बॉन्ड टूटेगा, फ्यूल भी आना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन भी मौजूद होगी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो पहाड़ क्यों ज़रूरी हैं? ज़मीन की वाइब्रेशन को अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा किया तो वॉज वाइब्रेटिंग, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए पहाड़, और पहाड़ों की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? दरख्त। दरख्त के कील के उसको मजबूत रखे पहाड़ है, और ज़मीन का कील, पहाड़ का कील दरख्त और ज़मीन का कील पहाड़। तो पहाड़ रेस्ट में है या मोशन में? ऑब्जर्वेशन में। अच्छा, ना वो रेस्ट पे है ना मोशन में, ऑब्जर्वेशन में। हाँ, क्या क्या बेटा? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब ऑब्जर्वर का मूड होगा तो वो कहेगा कि मोशन में है, ऑब्जर्वर का मूड होगा तो वो कहेगा रेस्ट पे, इसलिए पहाड़ ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ऑब्जर्वर देखेगा और वो बताएगा। पहाड़ मोशन में, दे आर इन मोशन, इनकी स्पीड सेंटीमीटर पर ईयर, सेंटीमीटर पर ईयर, ये तकरीबन 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से मूव करते हैं। तो दे आर इन मोशन। क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बिल्कुल आपने सही नोटेशन इस्तेमाल किया इसके लिए। जी बेटा, आप पहाड़ की एच पे एक लाइन लगा दें, तो 1 साल के बाद चेक करें तो लाइन गायब होगी, या उसकी एच से थोड़ा सा आगे देखो, फर्स्ट करो ये एक पहाड़ है ना, इधर आप एक 4 सेंटीमीटर पे लाइन लगा दो, 1 साल के बाद चेक करोगे ये फासला कम हुआ होगा या ये ख़त्म हो चुका होगा। ये अल्लाह ताला ने, मतलब हाँ उधर भी जा सकते हैं ना, डिस्टेंस रिलेटिव है, बढ़ गया या कम हो गया, मोशन कंफर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हुआ है कि ये पहाड़ जिन्हें आप समझ रहे हैं कि साकिन हैं, चल रहे हैं मगर बादलों की चाल। हम बादलों को देखते हैं, हमें ना देखें तो हमें लगता है रेस्ट में है, लेकिन गौर से देखें थोड़ी देर बाद पता चलता है वो तो बड़े आराम आराम से जा रहे हैं। तो बादलों की अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है कि जब तक ऑब्जर्व ना करो बादल का पता नहीं चलता कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसी तरह पहाड़ को भी जब तक देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा। तो पहाड़ ऑब्जर्वेशन में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी represented by G is the gravitational force per unit mass। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप इसकी देखें तो क्या है? 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बनता है। इट इज आल्सो न्यूटन, इट इज आल्सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कह ये रहा हूं कि आज हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि अर्थ अपनी फील्ड में हर 1 किलोग्राम मास को कितनी शिद्दत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो वो हर 1 केजी मास पे कितनी फोर्स लगाती है। इसलिए ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चिड़िया पर ज्यादा है या हाथी पर? सेम है, क्योंकि जिसका मास कम उस पर फोर्स भी कम, जिसका मास ज्यादा उस पर फोर्स भी। इन सच अ वे कि रेशो हमेशा क्या आएगी? 9.8 न्यूटन पर केजी। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे जी एफ जी की वैल्यू पुट करें, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, तो ये दोनों
तो जी की वैल्यू आएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बताइए जी कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है? शाबाश, गलत बताया। नजर आ रहा है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नॉन का वो तो आपने अपनी सहूलत के लिए तकरीबन चंद एक किलोमीटर के लिए आपने कहा कि जी की वैल्यू हमारे डेली लाइफ यूज के लिए कांस्टेंट है, 9.8 है। वरना तो इस इक्वेशन से क्लियरली नजर आ रहा है जितना आप आर को बढ़ाते रहेंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को। कंजर्वेटिव फोर्स याद है यार, पढ़ाई थी ना मैंने। अच्छा चलो अभी पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। व्हाट इज कंजर्वेटिव? पंखा लगा दूँ? मेरा तो काम नहीं है, ये पहले से लगा हुआ है पंखा। ऑन करने वाली मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। करो यार, लाइट को ऑन करूं ताकि स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा है। अजीब बातें कर रहे हो, चुप करके बैठो। बिजली चली गई, तुम लोग बैकी बैकी बातें कर रहे हो। कंजर्वेटिव, बताता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। इस फोर्स के खिलाफ किया गया वर्क डन बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड एग्जैक्टली इसी तरह डिफाइन हो जाती है। कंजर्वेटिव फील्ड एग्जैक्टली इसी तरह डिफाइन होती है कि ऐसी फील्ड जिसमें फोर्स के खिलाफ किया गया वर्क डन कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाए। कंजर्व का मतलब है जाया नहीं हुआ, स्टोर हुआ है। दो ये एक मिनट नहीं एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि ये डस्टर है ना, इधर देखें सारे आप, ये डस्टर है। इस डस्टर को मैंने उठाया यूं और ऊपर लेके गया। किस फोर्स के खिलाफ वर्क डन किया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क डन किया है। अब ये वर्क डन कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। अब सबूत क्या है? जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस नीचे गया ना, तो जो एनर्जी फील्ड में स्टोर हुई थी वो एनर्जी वापस मिल गई। जो एनर्जी फील्ड में स्टोर हुई थी वो वापस मिल गई। तो अगर हमारा वर्क डन ज़ाया नहीं हुआ तो फिर ये फील्ड कौन सी फील्ड है? लेकिन सुने, और वो फोर्स कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव। लेकिन सुने, अगर मैं फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन करके यहाँ आ गया तो वर्क डन यूज हो गया या स्टोर हो गया? यूज हो गया है। क्या अब मुझे वापस मिल सकता है? वापस जाने के लिए दोबारा वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर किसी फोर्स के खिलाफ किया गया वर्क डन यूज हो जाए, स्टोर ना हो, तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव है। किसी फोर्स के खिलाफ किया गया वर्क डन अगर स्टोर हो जाए तो फिर वो कंजर्वेटिव है। ठीक है। सो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस याद है? हाँ बताएं। F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर कूलम लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बाय। तो देखो इन तमाम फोर्सेस में क्या खासियत है कि जब मैं इन फोर्सेस के खिलाफ वर्क डन करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है कि नहीं? यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई कि नहीं? तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फोर्स कौन सी फील्ड की फोर्स है? कंजर्वेटिव फील्ड की फोर्स है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है या मैग्नेटिक फोर्स है, इनके खिलाफ आप फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, अभी मैंने वर्क डन किया
मैं यहाँ पे मूव करके आया तो क्या ये वर्क डन स्टोर हुआ था? नहीं। तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर आप अपने हाथ आराम आराम से रब करेंगे तो योर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्या स्टोर हुआ है कि ज़ाया हो गया? ज़ाया हो गया। मेरे हाथों को गर्म करने में, इन्वायरमेंट को हीट अप करने में यूज़ हो गया। और फिर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट भी है। आराम आराम से रब करेंगे तो कम हीट पैदा होगी, तेज़ी से रब करेंगे ज़्यादा पैदा होगी। तो नॉन कंजर्वेटिव की एक और निशानी कि ये क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड में आ जाए तो कंजर्वेटिव फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल जो वर्क डन है, the work done in a conservative field is independent of path followed by the body. Work done in a conservative field is independent of path followed by the body. ये साबित करता हूं मैं अभी इंशाल्लाह। और टोटल वर्क डन along a closed path, फैन बंद कर दें, is जीरो। तो सारे इधर देखें, बस एक ट्राइंगल की तो गेम है इस टॉपिक में। ये है वो ट्राइंगल। इधर देखें सारे, इन दोनों में से कौन से केस में पॉइंट सी तक जब बॉडी आएगी तो उसकी हाइट ज्यादा इंक्रीज होगी? बॉडी ए से डायरेक्टली सी पे चली जाए या ए से बी और बी से सी पे जाए तो किस केस में ज्यादा हाइट इंक्रीज होगी? फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट सी है, डायरेक्ट पाथ है और इनडायरेक्ट पाथ है। डायरेक्ट पाथ बॉडी ए से सी पे चली जाए, इनडायरेक्ट पाथ बॉडी ए से बी पे जाए और बी से, कौन से केस में बॉडी की हाइट ज्यादा होगी? दोनों सूरतों में सेम है हाइट। हाइट यहाँ पे जो बॉडी की है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड पे। अब आप चाहे ऐसे जाएं या इनडायरेक्ट रूट पे ए से बी या ए से बी से सी जाएं, दोनों सूरतों में आप पॉइंट सी पर पहुंचे और दोनों सूरतों में आपकी हाइट एच सेम है कि नहीं? अच्छा, दोनों सूरतों में आपने जो वर्क डन किया उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया? मैंने शर्त ये रखी हुई थी कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएं, यानी आप जब भी वर्क डन करें तो सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो? तो बस ये शर्त मैंने रखी हुई थी, बाद में समझाऊंगा ये शर्त कैसे रखी जाती है। अभी के लिए इतना कि चाहे मैं डायरेक्ट पाथ ए से सी जाऊं या मैं ए से बी और बी से सी जाऊं, दोनों सूरतों में हाइट सेम है। तो दोनों सूरतों में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? एम जी एच, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और एच भी कांस्टेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम हुआ ना? तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर अगर मैं ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं, सी से वापस ए पे आ जाऊं, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? और वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी। तो क्लोज पाथ किसे कहते हैं? जहां से शुरू किया वहीं पे। तो यस, वो खैर थर्मोडायनेमिक्स के लिए साइक्लिक, यहाँ पे हम कहेंगे क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ के अलोंग टोटल वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अब ये दोनों बातें ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ट्रू हैं, हम ये मैथमेटिकली साबित करेंगे। बस वर्क डन की डेफिनेशन आती है और ये ट्राइंगल है। वर्क डन की डेफिनेशन और ये ट्राइंगल, आपके दो टॉपिक, एक टॉपिक और ख़त्म जिसमें हम ये साबित करते हैं अभी के अभी इंशाल्लाह कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, इसके लिए पहली शर्त, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फील्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड। और इसमें पहला पॉइंट जो हमने साबित करना है वो क्या है? वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये साबित करने के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में एक क्लोज्ड पाथ बना लिया है। अच्छा, वैसे हम क्लोज्ड पाथ में नहीं मूव करेंगे, हम यूं करेंगे कि हम बॉडी को पहले क्या करें, ए से बी, बी से, अच्छा यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बॉडी मौजूद है पॉइंट ए पर, बल्कि दिखा भी देते हैं बॉडी को। ये वो बॉडी है जो पॉइंट ए पर मौजूद है। अब बॉडी को मैं पॉइंट ए से बी पर लाऊंगा और फिर बी से सी पर लाऊंगा। ये इनडायरेक्ट पाथ है, ए टू बी एंड बी टू, और डायरेक्ट पाथ क्या है, ए टू सी। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं ए टू सी को चेक करूं कि क्या वो ए टू बी और बी टू सी के सम के बराबर है या नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू फाइंड। यू बोथ स्टैंड अप, या यू बोथ स्टैंड अप। अभी मैंने क्या कहा है? अभी मैंने क्या कहा है? गेट आउट, कम ऑन, गेट आउट ऑफ द क्लास। दफा हो जो बाहर जाके, जितनी बातें करनी है करो। पूरी क्लास तुम लोगों ने डिस्टर्ब की हुई है। अगर तुम इसी के लिए आते हो तो मत आया करो ना। इट्स बीन 2 months के मैं आप लोगों को समझा समझा के थक गया हूं कि क्लास में बातें मत करें। अगली दफा मैं नहीं समझाऊंगा, आज के बाद मेरा यही रूटीन होगा। मैंने किसी को बात करते हुए देखा, मैं उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा। तो क्लास में खामोशी से बैठें। वर्ड डन फ्रॉम ए टू बी। अब हम ए टू बी आ रहे हैं, तो इस दौरान कितना वर्ड डन होगा उसे चेक करते हैं। वर्ड डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जा रहा हूं तो नोटिस करें मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, क्योंकि वेट डब्ल्यू किस तरफ है, डाउनवर्ड है। मैं जब इसको नीचे लेके जा रहा हूं तो जो वेट है, वेट डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम जी, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप डी1 का नाम दे दें, वो भी डाउनवर्ड है। मैं क्या साबित करना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो फिर मैं अपनी फोर्स नहीं लूंगा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लूंगा। इसलिए यहाँ पे मेरी फोर्स मैटर नहीं करती कि किस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है। तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है दैट इज डी1, और जो फोर्स लगी है दैट इज एम जी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब लगा दें यहाँ पे, फोर्स किसके बराबर है, वेट के, डिस्प्लेसमेंट d1 के, एंगल 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो अब आप एंगल पुट करेंगे ना, रियल टाइम वैल्यूज पुट करें अपने डेटा की। w इज mg d1 cos 0 is 1, the result is mg d1. This is the work done in moving the mass from a to b. बताइए b to c कितना वर्क होगा, 0। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये क्यों 0, यस क्योंकि एंगल 90 है। अब देखें आपकी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी डिस्प्लेसमेंट d2 कवर हो रही है, और जो वेट w एट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट d2 और वेट w इक्वल टू mg में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 90 के एंगल पर वी नो के कोई भी वर्क नहीं होता, तो वी राइट वर्क डन फ्रॉम b to c is equal to the dot product of force and displacement. The force is still
weight of the body, displacement is d2, the angle is 90, so which is mg d2 cos 90 is 0, 0 into anything become, so the work done from b to c is also, अच्छा अब वर्क डन फ्रॉम ए टू सी निकालना है, ना ना ना, ए टू सी नेगेटिव नहीं होगा, आप देखें वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, अच्छा यहाँ पे बनने वाला एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इट इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस डिस्प्लेसमेंट को आप डी का नाम दे सकते हैं, दिस डिस्प्लेसमेंट इज, और वेट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, तो अब बताओ डी में और डब्ल्यू में कितना एंगल है, जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल यहाँ पे भी है कि नहीं, these both angles are same, so work done from A to C is again the dot product of force and displacement, तो force है F, displacement है S, which is equal to W D cos theta, W is equal to mg, D की जगह पे D, अब cos theta जो ट्राइंगल इससे बनेगा वो ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ भी है, तो इस थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड, तो cos थीटा का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय, तो बताइए बेस क्या है d1 और हाइपोटेन्यूज क्या है d, क्योंकि थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इट इज d1 बाय d, तो cos थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे d1 डिवाइडेड बाय d, d और d क्या बचा mgd1, तो इससे पता चला कि वर्क डन इन मूविंग दिस मास फ्रॉम ए टू सी इज mgd1, ये और वो तो सेम है, तो यही तो हम साबित करना चाहते थे कि टोटल वर्क डन, नो ओके, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, अब देखें ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है, ये वर्क डन फ्रॉम बी टू सी है, ये वर्क डन फ्रॉम ए टू सी है, सो वर्क डन फ्रॉम A to B plus work done from B to C should be equal to work done from, this is mgd1, this is 0, this is, which means mgd1 is equal to, so work done is independent of the path followed by the body, this is proved, work done path dependent नहीं है। अच्छा total work done along the closed path is 0, ये इस डायग्राम से बहुत इजीली साबित होता है, इधर देखो ये बताओ ए से सी तक कितना वर्क हुआ mgd1, तो सी से बी तक कितना होगा, और फिर बी से ए तक, गलत, माइनस mgd1, क्योंकि अगर नीचे आते हुए वर्क पॉजिटिव है तो ऊपर जाते हुए, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो फोर्स डाउनवर्ड होगी और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगी, तो इसी ट्राइंगल में हमने सब कुछ पहले से रेडी रखा हुआ है कि टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0, उसे भी लिख देते हैं इधर, total work done along the closed path is 0, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0, अगेन आपकी पॉलिसी यही होगी कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे और शुरू करेंगे पॉइंट ए से, एंड भी करेंगे पॉइंट ए पर, तो ए बी सी ए, अच्छा वही मास m इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर, बस फर्क ये होना चाहिए कि अब डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको पता हो कि आप लेके कैसे जा रहे हैं इसे,
तो एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। अब आप जाएंगे ए से बी की तरफ, तो वही पुरानी बात होगी, वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द प्लेन या इंक्लाइन प्लेन है ना ये। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी डी, ये डिस्प्लेसमेंट D1 कर दें और ये वाली डिस्प्लेसमेंट D2 कर दें, सिंबल बदल दें, या इसको अभी भी D2 रहने दें, उसको D1 कर दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बनने वाला एंगल, यहाँ पे बनने वाला एंगल भी, तो ये डिस्प्लेसमेंट D, ये डिस्प्लेसमेंट D2 और ये डिस्प्लेसमेंट D1। फर्क क्या होगा? फर्क अब की बार ये होगा कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन बॉडी का वेट W डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जी इससे कुछ नहीं होता, आप वही ले लें, आप इसको A, इसको C, इसको B कर दें। मैं तो क्योंकि क्लोज पाथ में जा रहा हूँ, A to B, B to C, C to A, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सिंबल्स चेंज करने से मैथमेटिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये है वेट W इक्वल टू mg और ये डिस्प्लेसमेंट D1, दोनों में एंगल कितना हुआ 180, 180। एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और ये वेट W डाउनवर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में कितना एंगल है, 90 का एंगल है। डिस्प्लेसमेंट D2 आपके राइट की तरफ है। बेटा डराएं तो मत ना, हमें भी पता है कोई फर्क नहीं है। तो सो रही हो, दिमाग जगह पे नहीं है। तुम्हें भी एक इंजेक्शन लगाऊं फिर मैं, कोई दर्द की दवा दूं या तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा, टोटल वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। सो वर्क डन फ्रॉम A to C कितना है, पहले हमने कैलकुलेट किया है, अब नहीं करूंगा। mg_d1। वर्क डन फ्रॉम B to C कितना है 0, और वर्क डन फ्रॉम A to C करेंगे, इट इज F डॉट S। A to नहीं, B to C to A है, C to A। अच्छा ये A to B है, ओके ओके। वर्क डन फ्रॉम A to B is mgd1, work done from B to C is 0 and work done from C to A is equal to the dot product of force and displacement। फोर्स वेट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट D1 है और एंगल 180 है, इसलिए वर्क डन फ्रॉम C to A is equal to mg d1 into -1 which is equal to minus mg d1। रिक्वायरमेंट हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन इज अ सम ऑफ वर्क डन फ्रॉम A to B plus work done from B to C plus work done from C to A। work done from A to B mg d1, work done from B to C 0, and work done from C to A minus mg d1 is mg d1 minus mg d1, they both cancel out, the result is, hence gravitational field is a conservative field।